सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। दोस्तों परीक्षा नज़दीक है और हमारे द्वारा प्रत्येक दिन एक एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि चैनल पर अपलोड प्रत्येक वीडियो आप सबके लिए अवश्य कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ये समय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर लगाने का है। तो वीडियो के साथ खुद से भी प्रैक्टिस करते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हमारा कितना सही हो रहा है। तो बिना समय गंवाए हुए चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस पेपर 3 जीएस का भाग होने वाला है, जो चचू पब्लिकेशन से लिया गया है। तो सीधे चलिए टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को सुरक्षित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 125, 150, 275 या 300। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सरकार की किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से किशोरी बालिका योजना की शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत प्रोटीन, आयरन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर अनुपूरक पुष्टाहार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को लक्षित किया गया है। किशोरियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और प्रदेश की 5 लाख से ज़्यादा स्कूल न जाने वाली किशोरियों को वर्ष में 300 दिन अनुपूरक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। ये व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 102। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए या बेरोजगारी दूर करने के लिए अथवा निरक्षरता को दूर करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुपोषण को दूर करने के लिए, अर्थात इसका बी राइट आंसर होगा। कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों में कुपोषण के लिए राज्य सरकार अब सबरी संकल्प अभियान शुरू की है। इसमें 0 से 3 साल और 3 से 5 साल तक के बच्चों का वजन लिया जाएगा। इसके बाद इनका डाटा तैयार कर ऑनलाइन किया जाएगा और कुपोषित बच्चों को पीली और अति कुपोषित बच्चों के लिए लाल श्रेणी में रखा जाएगा। ये प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 103 वर्ष। फिर उसके बाद खाली स्थान भरना है। में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1609 में, 1610 में, 1612 में अथवा 1618 में। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1612 ईस्वी में। 1612 में हुआ था। और स्वाली की लड़ाई जो है, जिसे सुवाली लड़ाई भी कहा जाता है, सूरत शहर के पास एक गांव है स्वाली, इसी के तट पर 29-30 नवंबर 1612 में हुई थी। और यह अपेक्षाकृत छोटी लड़ाई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत में पुर्तगाल के वाणिज्यिक एकाधिकार के अंत की शुरुआत और भारत में शुरुआती कंपनी की मौजूदगी के अंत में शुरुआत करके चिन्हित करती है। और मित्रों इस लड़ाई में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी नौसेना स्थापित करने के लिए भी आश्वस्त की गई थी और ये छोटी शुरुआत को आधुनिक भारतीय नौसेना के जड़ के रूप में माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 104 सुभाष चंद्र बोस सन, इसमें भरना है, में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 1932, 1938, 1941 या 1943। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1938। और सुभाष चंद्र बोस सन 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय कारावास में थे। उसके बाद रिहा हुए, फिर दोबारा गिरफ्तार हुए और 1 वर्ष नज़रबंद के बाद उन्हें यूरोप जाने की आज्ञा दे दी गई। और निर्वासन काल में उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखी। उसके बाद यूरोपीय नेताओं ने भारत के पक्ष में पैरवी की और सन 1936 में यूरोप से लौटने पर उन्हें 1 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।
सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया और उसके बाद औद्योगिक नीति का सूत्रपात किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1938। ये अध्यक्ष बने 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 105। वर्ष भरना है। मैं गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी और खालसा यानी जिसको कहते हैं पवित्र की नींव रखी थी, यानी खालसा की नींव रखी थी 1679 में, 1684 में, 1699 में या 1702 में। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, 1699 ईस्वी में। और खालसा का अर्थ होता है खालिस अर्थात विशु, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में धर्म और समाज की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 106। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दक्षिणी ओर स्थित है। तो बैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा या बुधलंगा डेल्टा या महानदी डेल्टा। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है और भारत में सबसे बड़ी और विश्व में द्वितीय बड़ी समुद्री झील है। ये करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली चिल्का झील में मछलियों का करीब 225 प्रजातियां रहती हैं यानी मौजूद हैं। और सर्दियों के मौसम में ये बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। और ये झील बाहरी पर्यटकों के अलावा यानी स्थानीय लोगों के बीच में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। झील में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं और बेहद खूबसूरत प्रतीत होते हैं। 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी इसका आकार है। 70 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 30 किलोमीटर की चौड़ी ये समुद्र की एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी में जमा होने के कारण समुद्र से अलग हो गई है, अर्थात ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 107। खाली स्थान दिया गया है। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। यूरेशियाई प्लेट, तैथिस सागर, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और गोंडवाना भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। और गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। ये प्राचीन बृहद महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग था और इसका उत्तरी भाग है लॉरेंसिया। गोंडवाना महाद्वीप का नाम एडुअर्ड स्वेस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। और गोंडवाना भूभाग आज से समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है का उद्गम स्थल था। आज से 13 करोड़ साल पहले गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 108। 108 देखते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार यानी मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा, किरण बेदी, आचार्य विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। सी इसका सही उत्तर होगा। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे वो आचार्य विनोबा भावे जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 109। मित्रों 109 की बात करें तो निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान की लोकप्रियता में दिया जाता है। पुलिंजर पुरस्कार धर्म और प्रगति के क्षेत्र में दिया जाता है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पुलिंजर पुरस्कार यानी जो धर्म में प्रगति के रूप में दिया जाता है। और पुलिंजर पुरस्कार धर्म की प्रगति के लिए नहीं बल्कि पत्रकारिता और संगीत की प्रगति के लिए भी प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 110। 110 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा
ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वतमाला। दोस्तों पीर पंजाल पर्वतमाला जो है हिमालय के एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं की और ऊंचाई पर बढ़ने लगती है। इसके बाद पीर पंजाल निचले हिमालय में सर्वोच्च श्रृंखला है और ये सतलुज नदी के किनारे हिमालय के मुख्य भाग से अलग होकर अपने एक तरफ ब्यास और रावी नदी दूसरी तरफ चेनाब नदी से रखकर चलने लगती हैं। चलिए तो मित्रों 111 हमारा है पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव जिसकी वृद्धि के कारण होता है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 112। 112 देखते हैं। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन जिसकी उपस्थिति के कारण होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन के कारण, कैरोटीन का कारण या राइबोलोस के कारण या जैथोलिन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 112 का बी, कैरोटीन के कारण होता है। और गाय का दूध का रंग थोड़ा पीलापन कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 113। 113 देखते हैं। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक अल्प प्रतिरोध या अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध या उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। तो इसमें कौन क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, उच्च गलनांक और अल्प प्रतिरोध होना चाहिए। और फ्यूज तार का मुख्य रूप से उच्च गलनांक और अल्प प्रतिरोध यानी ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है 114। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? एक डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है, एक व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, या एक व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है, या व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 115। 115 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन दिया गया अनाईमुड़ी और मीसपुली माला और मसीनागुड़ी या वागमोन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजर कर ये कन्याकुमारी में समाप्त होती है। उसके बाद ये उद्यान मुन्नार में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अनाईमुड़ी शिखर पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर भी है। ये पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। कितनी है? 2700 मीटर से अभी अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 116। 116 देखते हैं। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो क्या 1947 में, 1951 में, 1953 में अथवा 1957 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में किया गया था। वर्ष 1951 में संसद में पहला संशोधन किया गया। तब जो है राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी और उसके बाद अब तक का संविधान में 103 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? 103 बार अब तक का संशोधन किया जा चुका है। और इन 103 संशोधनों में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना के लिए 99 संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 117। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो ये 101 है, 102, 103 अथवा 104। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 103। ऑप्शन सी 103 इसका सही उत्तर होगा। और भारत के संविधान में पहली बार यानी वर्ष 1951 में संशोधन किया गया था और वर्तमान समय में ये नया संविधान संशोधन 103वां आरक्षण को लेकर किया गया है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों और
नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण का लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 118। 118 हमारा है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, एल्युमिनियम के लिए या यूरेनियम के लिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोयला के लिए। ये रानीगंज और झरिया जो झारखंड में पड़ता है और पश्चिम बंगाल में लाके, झरिया आपका झारखंड में पड़ता है और पश्चिम बंगाल में रानीगंज, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 119। भारत में निम्नलिखित में से वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो बांदीपुर है, पेरियार है, काजीरंगा है अथवा गिर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये काजीरंगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और काजीरंगा में भारत का वो वन्य अभ्यारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 120। भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु की, गुजरात की, पश्चिम बंगाल की अथवा महाराष्ट्र की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। और साल 2019 के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक थी। चलिए नेक्स्ट पर, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। झूला है, बिरहा है, स्वांग है या रसिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो स्वांग है। स्वांग इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्वांग जो है यूपी और बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों वीडियो को पॉज करके देखते रहें कि कितना सही गया और कमेंट बॉक्स में और अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 122। हरदौल कथा विशेष रूप से के लिए लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। मिर्जापुर, बुंदेलखंड, अवध अथवा ब्रज? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का अब भी महत्व रखता है। तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को जोड़कर बिना किसी झिझक के निर्वहन भी किया जा रहा है। एक ऐसी परंपरा ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी है जहां लोग शादी विवाह हो या यज्ञ भंडारा हो उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। और लोगों का यह मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 23। खाली स्थान भरना है। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। घूमर, कालबेलिया, स्वांग या पुलकल? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वांग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यूपी का प्रमुख लोक नृत्य रामलीला, रासलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा और चरकुला नृत्य शामिल हैं इसमें। ये एक प्रकार का लोक नाटक है जिसे गीतों में सम्मिलित किया जाता है और इसे साहित्यिक संपदा के साथ साथ समृद्ध प्रदर्शन माना जाता है। मित्रों ये प्रदर्शन महान हस्तियों की कहानियों पर आधारित होता है और पूरननाथ योगी, गोपीनाथ और वीर हकीकत राय के स्वांग बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 124। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मित्रों 124 की बात करें तो इसमें पूछा गया है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, कब दी जाती है? ऑप्शन है जब वो सभी राज्यों का चुनाव लड़ती है, जब वो राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती है, ये दूसरे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है, अथवा डी ऑप्शन हमारा है अगर वो कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दूसरे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका सही आंसर सी होगा। और किसी राजनीतिक दल में रूप में मान्यता दी जाती है, ये दूसरे 4 और अधिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा सी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 125। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार हो,
लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सी, सूचना का अधिकार। अर्थात मूल अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है वो है सूचना का अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 126 नंबर है, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? बेलाकनी चेन्नई में, सेंट कैथेड्रल बेलगा यानी गोवा में, और बेसिलिका ऑफ बोन जीसस बेल्ला गोवा में, या सेंट जेवियर चर्च मुंबई में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसिलिका ऑफ बोन जीसस बेला यानी गोवा में ये है, यह स्थान गोवा में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 127 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? विश्व के समुद्रों और तटीय परितंत्रों द्वारा अधिकृत किया जाने वाला कार्बन, जलवायु को प्रभावित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का औद्योगिक उत्सर्जन, और पौधों के जैव भार का निचली मृदा में समाविष्ट कार्बन, या ये ईंधन के अपूर्ण दहन में निर्मित होता है। तो इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, ये ईंधन के अपूर्ण दहन में निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 128 देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी अथवा शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघटक कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवक जो फंगस पाए जाते हैं, जो जंतु और पौधों के मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं। और एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक हैं, इन्हें अपघटक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। चलिए देखते हैं 129, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? वातोड़ मृदा, मिश्रोड़ मृदा, या जलोढ़ मृदा, या हिमनद मृदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमनद मृदा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 130। मित्रों 130 की बात करें तो सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा और जल संरक्षण का, वाटर शेड आधारित प्रबंधन प्रणाली का, संसाधन संरक्षण तकनीकों का, या टोकियो यानी टंकियों के जरिए जल संचयन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधन संरक्षण तकनीकों का ये राइट आंसर हो जाएगा, उदाहरण है। यानी संसाधन संरक्षण तकनीकों का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और माल्यपुरम स्थित स्वर्ण मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो समानता देख लेते हैं क्या है। दोनों ही नगर वास्तुकला के उदाहरण हैं, दोनों ही ठोस चट्टानों में उत्कीर्ण किए गए हैं, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं, और दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए थे। तो देखना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 132। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 133। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त सेकंड, कनिष्क, या अशोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लोकप्रिय प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 134। यानी 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। और हुंडी का क्या तात्पर्य है? सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का रूप है, या धन रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक है, या बाजार जहां सामान की अदला बदली की जा सकती थी, या विनिमय पत्र था। तो ये पहले चलती थी। तो ये
क्या है इसका, कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो इसका मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनिमय पत्र था एक। ये हुंडी आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता था ये एक विनिमय पत्र था, और ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 135। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं इटोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमोलॉजी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथोलॉजी में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 136। 136 हमारा है विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों के आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाले गैस है नियान है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है या हाइड्रोजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, नियान है। नियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 137। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है। ओजोन यानी O3 और नाइट्रोजन N2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 138। जब कंपन स्वरित त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, और इस कारण से ये होती है परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो जब कंपन स्वरित त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, वो किस कारण से होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, प्रणोदित कंपन होती है, उस ध्वनि का नाम होता है प्रणोदित कंपन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 139। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, कुतुब खान और राणा सांगा के बीच या अकबर और राणा सांगा के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 140। 140 देखते हैं। जेसिंडा आर्डर्न से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, या वो अपने देश के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, अथवा वो अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, अथवा वो विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासिका हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब 1, 2, 3 और 4, ये 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 141। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे और इनके द्वारा महान एक ग्रंथ की रचना की गई है जो है अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 142। औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। फार्माकोलॉजी है, पेडियाट्रिक्स है या पैथोलॉजी है या फिजियोथेरेपी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पैथोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन सी पैथोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। मित्रों पैथोलॉजी के द्वारा रोग का पता लगाया जाता है, और रोग पता लगाने के लिए शरीर के ऊतक और द्रव्य के परीक्षण करने होते हैं। और जबकि पेडियाट्रिक्स बच्चों के रोग से संबंधित है। फिजियोथेरेपी व्यायाम से मांसपेशी को सही अनुपात में सक्रिय करने का विधि है, जबकि फार्माकोलॉजी औषधियों से संबंधित है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा पैथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 143। द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक क्या होते हैं। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ग्राम, मीटर और सेकंड, ग्राम, किलोग्राम और सेकंड, किलोग्राम, किलोग्राम और घंटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोग्राम और मीटर। किलोग्राम, मीटर और सेकंड अर्थात द्रव्यमान, लंबाई, समय, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, एसआई मात्रक है, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम यानी केजी, मीटर, यम
और सेकंड यस होता है। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 144। दक्षिण पश्चिम मानसून में यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट ज़्यादा वर्षा होती है, क्यों? ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्वी तट की अपेक्षा ये तट सीधा है, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है, पूर्वी घाट यानी पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ा है, और पूर्वी घाट हवा की दिशा के समानांतर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है, बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 145। 145 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? आगरा है, मथुरा है, बनौली है, बरौनी है और कानपुर है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। मथुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मथुरा की बात की जाए तो मथुरा रिफाइनरी दिल्ली आगरा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 19 यानी पुराना राष्ट्रीय मार्ग जो NH2 जिसे कहते हैं, नेशनल हाईवे 2 पर मथुरा में स्थित है, और 2 अक्टूबर 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मथुरा रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था। और आयातित और बॉम्बे हाई दोनों में कच्चा तेल मथुरा रिफाइनरी यानी 1085 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए लाया जाता है, और पेट्रोलियम पदार्थों को विभिन्न विभागों में टैंकरों में, रेल वैगनों आदि सब में भेजने के लिए कार्य किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली जालंधर व अम्बाला 513 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 146। मित्रों 146 हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर होगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU एक्ट क्रमांक 16 1915 के अंतर्गत हुई थी, और पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और 1904 ईस्वी में जब काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में संस्थापकों का प्रथम बैठक हुआ तो 1905 ईस्वी में विद्यालय का प्रथम पाठ्यक्रम भी प्रकाशित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 147। 147 कहता है 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, और इसमें खाली स्थान भरना है, में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में, मथुरा में, सारनाथ में अथवा वृंदावन में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ में स्थित है। ये सारनाथ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 148। 148 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती है, मथुरा, वाराणसी और बांदा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 149। दोस्तों 149 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती हुई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड और झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना? चौथा ऑप्शन हमारा है हिमालय प्रदेश, पंजाब, झारखंड और राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ये उत्तर प्रदेश के राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है और आज का अंतिम प्रश्न है 150। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो आज हम इस प्रश्न को गहनता से जान लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सोलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल इसका राइट आंसर होगा। और भारत के अंतर्गत इसमें जो है भारत का अटॉर्नी जनरल संसद सदस्य नहीं होता लेकिन इसे संसद से संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात भारत का अटॉर्नी जनरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों हित मित्रों में शेयर करें जिससे अच्छे अच्छे वीडियो उन तक पहुँचें। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें
और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।